हेलो नमस्कार दोस्तों, पौधार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो बीएससी पार्ट फर्स्ट का अपना जो बॉटनी का आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। मेंडल के प्रयोग। तो अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मेंडल ने को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम आनुवंशिक लक्षणों की खोज की थी और उसने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का सिलेक्शन किया था। और इसका अपन ने कारण भी बता दिया था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चुनाव ही क्यों किया, उसमें क्या मुख्य कारण थे कि जिसके कारण मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का ही चुनाव किया। तो इसको अपन ने पिछली वीडियो में बता दिया था कि मटर का पादप शाक स्वभाव का होता है, एक वर्षीय होता है, इसलिए उसकी कम समय में कम जीवन चक्र में ही अपना समय पूरा कर लेता है, इसलिए एक वर्ष में कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। कम जगह पर अधिक संख्या में उगाए जा सकते हैं। उसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, उसमें स्वपरागण होता है, इसलिए उसमें युग्मकों की शुद्धता लगभग अधिक बनी रहती है। तो इस प्रकार से अपन ने उसको पढ़ा था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, रिसर्च के लिए मटर के पादप, उसमें भी मीठी मटर, उद्यान मटर, पाइसम सैटाइवम पर ही उसने अपना प्रयोग किया था। अब उसमें अपन आगे देखते हैं कि जब उन्होंने अपना प्रयोग किया था मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोगों के लिए, और भी उसने कई बारे में बताया कि उसके लिए उन्होंने विपर्यासी लक्षण, पौधे के कुछ विपर्यासी लक्षणों के बारे में बताया कि मटर के पादप में 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। और ये 7 विपर्यासी लक्षण जैसे पादप की लंबाई, पुष्पों की स्थिति, पुष्प कहाँ पर पादप में कक्षीय है या शीर्षस्थ, बीज कवच का रंग श्वेत है या भूरा है, बीज पत्र का रंग, फली का रंग और फली का आकार और बीज की आकृति। तो इस आधार पर उन्होंने 7 विपर्यासी लक्षणों की स्थिति के बारे में भी मेंडल ने अध्ययन किया था। अब उसके बाद मेंडल ने बताया कि ये मीठी मटर जो है इसमें स्वपरागण करवा के प्रथम पीढ़ी मेंडल ने मीठी मटर अर्थात पाइसम सैटाइवम, मीठी मटर पर प्रयोग किए थे। कौन सी मटर पर? मीठी पाइसम सैटाइवम पर उसने अपने रिसर्च किया था और उन्होंने केवल एक बार में एक लक्षण का ही अध्ययन किया। यह उनकी सफलता का सबसे मूल कारण रहा था कि उन्होंने जब अध्ययन किया तो केवल एक समय एक ही लक्षण का, या तो पादप की लंबाई या पुष्प की स्थिति या बीज का रंग या बीज पत्र का रंग, तो उन्होंने बीज पत्र की आकृति गोल है, झुर्रीदार है। तो इस आधार पर जब उन्होंने अपना रिसर्च किया तो केवल एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए, एक पीढ़ी में केवल एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए उसने अपना प्रयोग किया था और यह उनकी सफलता का सबसे मूलभूत कारण रहा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए संकरित तकनीकी का उपयोग किया था और उन्होंने जो प्रयोग किया, परागण की क्रिया के बाद मेंडल ने अन्य परागणों के बचाने के बाद पुष्प पर थैलियाँ बांध दी और इस प्रकार बने बीजों से प्राप्त पौधों का आगे अध्ययन किया। मटर के पौधे में 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधे में 7 विपर्यासी
लक्षण पाए जाते हैं। 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं जिनके बारे में अभी अपन ने बताया था। पादप की लंबाई, पादप की लंबाई कि भाई पादप लंबा है या बौना पर, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण देखे। दूसरा था पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति कि पुष्प की स्थिति कक्षीय है या शीर्षस्थ है। पुष्प की स्थिति के बाद में बीज पत्र का रंग, बीज कवच का रंग, बीज कवच का रंग। चौथा था बीज पत्र का रंग, बीज की आकृति, फली का रंग, फली का आकार, फली का रंग, फली का आकार। और नेक्स्ट 7वां जो विपर्यासी लक्षण था वो है बीज की आकृति, बीज की आकृति। ये 7 विपर्यासी लक्षणों के बारे में मेंडल ने मटर के पादप में अध्ययन किया कि ये 7 लक्षण मटर के पादप में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। तो इस आधार पर उन्होंने 7 लक्षणों युक्त ये 7 विपर्यासी लक्षण कहलाए कि पादप की लंबाई, कि पादप की लंबाई में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। पादप की लंबाई लंबापन या प्रभावी लक्षण है और बौनापन अप्रभावी लक्षण है। पुष्प की स्थिति कक्षीय है और शीर्षस्थ। कक्षीय तो प्रभावी है और शीर्षस्थ अप्रभावी है। बीज कवच का रंग, बीज कवच का रंग श्वेत है या भूरा है? कैसा है? श्वेत है या भूरा है। तो इस आधार पर उन्होंने ये 7 विपर्यासी लक्षणों का मटर के पादप पर अध्ययन किया था। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मीठी मटर पायसम सैटायम पर ही अपना प्रयोग किया था। और उन्होंने जब अध्ययन किया तो केवल एक बार में एक लक्षण की वंशागति का ही उसने एक लक्षण का ही अध्ययन किया। और ये उन्होंने 7 विपर्यासी लक्षण मटर के पादप में बताए। पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, बीज कवच का रंग, बीज पत्र का रंग, फली का रंग, फली का आकार और बीज की आकृति। तो इस आधार पर उन्होंने चुनाव में एक लंबे पौधे को तो दूसरे बौने पौधे को मादा चुनकर प्रयोग किया। मेंडल ने अपने प्रयोग में एक लक्षण के चुनाव में। अब देखो आगे, भाई मेंडल ने अपने प्रयोग में एक लक्षण के चुनाव में मेंडल ने अपने प्रयोग में एक लंबे पादप तथा दूसरे बौने पादप, द्वार। भाई एक तो लंबा पादप और एक बौना पादप, दोनों पादपों को चुना। तो जो दूसरा बौना पादप, भाई लंबा पादप ये तो नर पादप के रूप में और बौना पादप मादा पादप के रूप में लेकर उन्होंने अपना प्रयोग बौना पादप लेकर प्रयोग किया। ठीक है, तो लंबे पादप के रूप में तो उसने नर और बौने पादप के रूप में उसने मादा पादप को लिया। और मादा पौधे और नर पौधे का उपयोग करके विपर्यासी लक्षणों के लिए मादा पौधे और नर पौधे का उपयोग उन्होंने किया। तो इस आधार पर उन्होंने पाया कि मेंडल ने जब जनक पीढ़ी को पैतृक पीढ़ी कहा, मेंडल ने, जैसे प्रथम पीढ़ी थी, मेंडल ने प्रथम पीढ़ी को जनक पीढ़ी कहा। भाई उसने जो फर्स्ट पीढ़ी थी
जनक पीढ़ी कहा, और प्रथम पीढ़ी को उसने किससे दर्शाया था? पी से रिप्रेजेंट किया था कि भाई उन्होंने शुरू में जब अपना प्रयोग किया तो एक लंबा नर पादप के रूप में और दूसरा बौना मादा पादप के रूप में लेकर उन्होंने अपना प्रयोग किया। और प्रयोग में मेंडल ने बताया था कि जो प्रथम पीढ़ी को उन्होंने क्या नाम दिया था? जनक पीढ़ी, और उसको उन्होंने पी से दर्शाया। और या दूसरी इससे प्राप्त संतति को, अब जैसे ये जनक पीढ़ी, अब इससे जो बीज प्राप्त हुए, इससे प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी, प्राप्त संतति पीढ़ी, जिसको उन्होंने F1 या प्रथम पीढ़ी के नाम से उन्होंने इसको बताया। भाई पहली तो थी जनक पीढ़ी, और जनक पीढ़ी से जो बीज प्राप्त हुए उनसे प्राप्त जो संतति प्राप्त हुई उसको संतति पीढ़ी या F1 पीढ़ी कहा। इसको F1 शब्द से दर्शाया। अब F1 पीढ़ी से F1 पीढ़ी से प्राप्त बीजों में निषेचन करवाकर या संकरण करवाकर F2 जिसको द्वितीय पीढ़ी कहा गया। इस प्रकार से उन्होंने ये सेकंड पीढ़ी F2 पीढ़ी प्राप्त की या द्वितीय पीढ़ी प्राप्त की, जिसको उन्होंने F2 से दर्शाया। प्रथम भाई जनक पीढ़ी से जो बीज प्राप्त हुए उनको प्रथम संतति पीढ़ी या F1 से दर्शाया। F1 पीढ़ी के बीजों में स्वपरागण करवा के या निषेचन करवा के, बीजों में स्वपरागण करवा के या निषेचन करवा के उन्होंने जो अगली पीढ़ी प्राप्त की वो F2 पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी कहलाई। तो इस प्रकार मेंडल ने द्वितीय संतानीय पीढ़ी कहलाई, जिसको F2 से प्रकट किया। और मेंडल ने इस विधि से एक या दो लक्षणों को लेकर कई प्रयोग किए थे। एक या दो लक्षणों को लेकर मेंडल ने फिर उन पर कई प्रयोग किए थे। वो कहलाए एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। एक संकर संकरण और दूसरा था द्विसंकर संकरण, डाइहाइब्रिड। द्विसंकर संकरण मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड। तो एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण क्या होते हैं, अब इसके बारे में अपन देखते हैं कि इन्होंने एक संकर संकरण जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की, जब केवल एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों में संकरण करवाया जाए, संकरण करवाया जाए तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं या उसे मोनोहाइब्रिड कहा जाता है। तो एक संकर संकरण कहलाता है। एक संकर संकरण में मेंडल ने जैसे मटर के लंबे पादप, इसको ये तो इसका लक्षण प्रारूप है, ये इसका जीन प्रारूप है। लंबे पादप और बौने पादप,
बौने पादप को स्मॉल टी से, ये इनका एक संकर संकरण कहलाया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब उनमें केवल एक विपर्यासी लक्षण को ध्यान में रखते हुए संकरण करवाया जाए, लक्षणों युक्त पादपों में संकरण करवाया जाए, तो वो कहलाता है मोनो हाइब्रिड। जैसे कैपिटल टी भाई लंबापन, शुद्ध लंबापन है ये, लंबापन के लिए अपन कैपिटल टी ले लिया, बोनापन के लिए अपन स्मॉल टी ले लिया, इनके मध्य संकरण करवाया तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो गया। इससे जो प्राप्त हुई ये पीढ़ी है क्या, F1। अब F1 पीढ़ी के जो पादप हैं इनमें फिर स्वपरागण करवाया जाता है, स्वपरागण करवा के फिर इनसे कौन सी पीढ़ी प्राप्त की जाती है, F2 पीढ़ी प्राप्त की जाती है। तो F2 पीढ़ी में इनका फिर लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप का अनुपात निकाला जाता है। तो एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के पादपों में किस प्रकार से इनका लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप का अनुपात निकाला जाता है, इसके बारे में अपन अगली वीडियो में, अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण का लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप का अनुपात किस तरह से निकाला जाता है। जैसे इस तरह से इनमें संकरण करवा के एक लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप का अनुपात इससे निकाल लिया जाएगा। तो ये तो हुए मेंडल के प्रयोग कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए सबसे पहले मटर के पादप का चुनाव किया और उसमें उन्होंने 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। 7 विपर्यासी लक्षणों में पौधे की लंबाई, बीज पत्र का रंग, बीज का रंग, फली की आकृति, फली का रंग और बीज की आकृति, ये कई सारे विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन करके और उन्होंने ये प्रयोग करवाए कि उनमें एक नर पादप के रूप में, एक मादा पादप के रूप में लेके उन्होंने संकरण करवाए, जिससे प्रथम पीढ़ी या संततीय पीढ़ी कहलाती है। प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधे के बीच में संकरण करवा के जो बीज प्राप्त किए वो F1 पीढ़ी, प्रथम संततीय पीढ़ी। F1 पीढ़ी से प्राप्त बीजों के मध्य स्वपरागण करवा के जो पीढ़ी प्राप्त की जाती है वो F2 पीढ़ी कहलाती है, द्वितीय संततीय पीढ़ी। तो इस प्रकार से ये तो कहलाई जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी को उन्होंने P से दर्शाया, प्रथम संततीय पीढ़ी को, प्रथम संततीय पीढ़ी को उन्होंने F1 से दर्शाया, द्वितीय संततीय पीढ़ी को उन्होंने F2 से दर्शाया। तो इस प्रकार से उन्होंने पादपों के मध्य स्वपरागण अगर स्टेप बाय स्टेप अपना प्रयोग आगे करते रहे। उन्होंने जो प्रयोग किया उनकी सबसे बड़ी सफलता का मूल कारण उनका ये रहा कि उन्होंने केवल एक समय में केवल एक लक्षण, एक समय में केवल एक लक्षण का ही अध्ययन किया था। ये उनकी सफलता का मूल कारण रहा। दूसरा कारण था कि इन्होंने अपने प्रयोग जो किए थे उनका सांख्यिकी आंकड़ा, मैथमेटिकल जो आंकड़ा था, सांख्यिकी जो आंकड़ा था उसको रिकॉर्ड करके रखा था। और उन्होंने सबसे मूल कारण था कि उन्होंने जब अध्ययन किया तो केवल एक लक्षण को ध्यान में रखते, भाई पौधे की लंबाई, बीज का रंग या पुष्प का रंग, बीज की आकृति या उनमें से कोई भी एक विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन करके ही उन्होंने आगे संतति में बीज प्राप्त किए, संतति प्राप्त की, उससे आगे स्वपरागण द्वितीय संतति प्राप्त की। तो इनके मूल सफलता का कारण यह रहा था। आगे इनमें एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण के बारे में अपन अगली वीडियो, अगली क्लास में इसका अध्ययन करेंगे।